चलो प्रकाश के परावर्तन के नियम हम लोग पढ़ लिए हैं ना। प्रकाश के परावर्तन के नियम एक बार रिवीजन मारते हैं। सबसे पहले बाबू चित्र से, ओए इसको क्या बोलते हैं? वो समतल दर्पण। कौन सा? समतल दर्पण। और ये प्रकाश की किरण आ रही है और इधर से लौट रही है, तो आने वाली किरण की बात नहीं करना है, आने वाली किरण को और लौटने वाली किरण को, और इस पे अभिलंब डाल देते हैं। क्या डालते हैं? अभिलंब। बताइए अभिलंब क्यों डालते हैं? अभिलंब डालने से दो कोणों का निर्माण होता है। कौन कौन सा कोण? कोण आई और कोण आर का निर्माण होता है, यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण का निर्माण होता है। अभिलंब अपने सतह, अपने दर्पण के सतह के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। कैसे? अगर इसको बंद किया जाए तो ये बंद कर दिया जाए तो ये 90 डिग्री का कोण बना रही है, और इसको बंद करेंगे तो ये भी 90 डिग्री का कोण बनाता है। यानी अभिलंब दर्पण के सतह के साथ कितने डिग्री का कोण बनाता है? 90 डिग्री। यानी यही परावर्तक सतह है। ध्यान से, ये परावर्तक सतह, ये समतल दर्पण, ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण और ये अभिलंब। अभिलंब इसलिए डाला जाता है ताकि दो कोणों का निर्माण हो। कौन कौन सा कोण? एक आपतन कोण और दूसरा, ये सबका परिभाषा बताया है ना। आपतित किरण किसे कहते हैं? जो दर्पण के सतह पर पड़ती है। आपतित किरण किसे कहते हैं? अपरावर्तित किरण जो दर्पण के सतह पर क्या होती है? पड़कर लौट जाती है। तो ये जो लौटती है यही क्या है? परावर्तित किरण है। ठीक ना। उसके बाद अभिलंब। अभिलंब किसे कहते हैं? दर्पण के सतह पर जो लंब डाला जाते हैं ना, अभिलंब है। तो अभिलंब डालने से दो कोणों का क्या होता है? निर्माण होता है। उसके बाद देखिए आपतन कोण किसे कहते हैं बाबू? आपतन कोण मतलब कि आपतित किरण, आपतित किरण अभिलंब के साथ आपतन कोण पर, आपतन बिंदु पर ना, आपतन बिंदु पर जो कोण बनाती है उसे हम क्या कहेंगे बाबू? आपतन कोण। क्लियर? और परावर्तित किरण अभिलंब के साथ आपतन बिंदु पर जो कोण बनाती है उसको हम परावर्तन कोण कहते हैं। ये आपतन कोण और ये परावर्तन कोण। चलिए ये सब हम लोग पढ़ लिए है ना बाबू। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम। कौन कौन सा नियम? एगो पहला नियम क्या है? इसी पर है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों मतलब आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब यानी अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम क्या है? आपतन कोण परावर्तन कोण के, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। क्लियर ना? चलिए क्लियर हो गया। चलिए उसके बाद हम लोग समझते हैं बाबू उसके बाद समझते हैं हम लोग प्रतिबिंब। प्रतिबिंब देखा जाए, प्रतिबिंब क्या है? किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर क्या होती है? संश्रित होती है या अपसृत होती हुई प्रतीत होती है। ध्यान दिया जाए, इसमें सब मुख्य पॉइंट है। किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें, ठीक ना, एक बिंदु पर संश्रित होती है। दो बात, एक संश्रित, हाला नहीं करना है, संश्रित और एक अपसृत। ध्यान दिया जाए, किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर संश्रित होती है या अपसृत होती है। ठीक ना। तो ऐसी घटना को हम क्या कहते हैं? प्रतिबिंब। यानी इसमें दोनों स्थिति होती है, यानी संश्रित होना और अपसृत। संश्रित का मतलब क्या होता है? किसी बिंदु पर मिलता है। संश्रित का मतलब
किसी बिंदु पर मिलता है, और अपसृत मतलब मिलती हुई प्रतीत होती है, बल्कि प्रतीत हम लोग कल्पना कर सकते हैं, लेकिन इसका वास्तविक रूप में किसी बिंदु के सतह पर पड़ती है, पड़ने के बाद लौटती है। ठीक ना, तो ये अपसृत होता है। ये दोनों घटना किस में होता है बाबू? प्रतिबिंब में। सही है ना। और प्रतिबिंब दो प्रकार के होता है, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब को हम आभासी प्रतिबिंब भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब भी कहते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब को क्या कहते हैं बाबू? आभासी प्रतिबिंब। ध्यान दिए, वास्तविक उल्टा और काल्पनिक सीधा, याद रहेगा। वास्तविक उल्टा और काल्पनिक सीधा होता है। मतलब कि वास्तविक प्रतिबिंब में क्या होता है, किसी बिंदु वस्तु से जो प्रकाश की किरण आएगी तो वह क्या होती है? अस्पष्ट दिखाई देती है, मतलब संश्रित होती है। क्या होती है? संश्रित होती है। उसको हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक ना। और काल्पनिक प्रतिबिंब को ही आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। इसमें क्या घटना होगी? अपसृत होगी। क्या होगी? अपसृत। ध्यान देना है कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? सीधा होता है। क्लियर? कोई दिक्कत? अब देखा जाए, उल्टा प्रतिबिंब इसे हम पर्दे पर उतार सकते हैं, पर्दे पर। ऐसे पर्दे पर हम नहीं उतारेंगे, याद रहेगा। पर्दे पर उतार सकते हैं, इसको पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं। क्लियर? तो समझ में आ गया ना कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या है और काल्पनिक प्रतिबिंब क्या है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? अब हम लोग समझते हैं दो चीज और। एक समझते हैं विपरिवर्तन, विपरिवर्तन ओए बाबू, और एक समझते हैं पार्श्व विपरिवर्तन। कोई दिक्कत? विपरिवर्तन में क्या होता है, क्षैतिज अक्ष पर, कौन सा अक्ष पर घूमता है? क्षैतिज अक्ष पर 180 डिग्री के अंतराल पे घूम जाता है। क्षैतिज अक्ष क्या होता है? ये जो अक्ष है ना, ये क्षैतिज अक्ष पे घूम गया। ठीक ना। कौन अक्ष पे घूम गया बाबू? क्षैतिज अक्ष पे घूम गया। और क्या क्या घूमा? मान लिया जाए P एक वस्तु है। P एक क्या है बाबू? और ये ऐसे हो गया। बताओ, किसी को बढ़िया से परिभाषा याद है हो? बताओ, क्या बताएगा? चलिए हम बताते हैं। विपरिवर्तन और एक पार्श्व विपरिवर्तन। पार्श्व विपरिवर्तन है ना हो और ये हो गया बाबू, पता है कौन? उदग्र। ये क्या हो गया? उदग्र हो गया। समझ में आ गया? ये कौची हो गया? उदग्र। और ये भी 180 डिग्री के कोण पे घूम जाएगा। आप दोनों परिभाषा यही है, चित्र के अनुसार से दोनों परिभाषा क्लियर है। चित्र के अनुसार दोनों परिभाषा। विपरिवर्तन क्या है? वह घटना जिसके कारण, ठीक ना, किसी वस्तु का प्रतिबिंब क्षैतिज अक्ष के परितः 180 डिग्री के कोण पर घूम जाता है। 180 डिग्री के कोण पर क्या हो जाता है? घूम जाता है। फलस्वरूप ऊपरी भाग का प्रतिबिंब निचली भाग में, ओए, ऊपरी भाग का प्रतिबिंब निचली भाग में और निचली भाग का प्रतिबिंब ऊपरी भाग में दिखाई देता है। याद रहेगा ना हो। विपरिवर्तन क्या है? वह घटना जिसके कारण किसी वस्तु का प्रतिबिंब क्षैतिज अक्ष के परितः 180 डिग्री के कोण पर घूम जाता है। फलस्वरूप
ऊपरी भाग का प्रतिबिंब निचली भाग में और निचली भाग का प्रतिबिंब ऊपरी भाग में दिखाई देता है, तो हम इसको क्या कहेंगे? विपरिवर्तन। क्लियर? अब इसके जस्ट पार्श्व परिवर्तन उल्टा देखा जाए, वह घटना जिसके कारण उदग्र, ये कौन सा है? उदग्र अक्ष के परित 180 डिग्री के कोण पर घूम जाते हैं। ये भी 180 डिग्री के कोण पर घूमेगा। इसमें क्षैतिज होगा तो इसमें उदग्र होगा, ठीक ना? ओए लड़की, इसमें क्षैतिज, इसमें उदग्र। उदग्र अक्ष के परित 180 डिग्री के कोण पर घूम जाता है। फलस्वरूप ओए दायां भाग का प्रतिबिंब बायां भाग में, बायां भाग का प्रतिबिंब दायां भाग में दिखाई पड़ता है। उसको हम क्या कहेंगे बाबू? क्लियर? विपरिवर्तन समझ में आ गया? और पार्श्व विपरिवर्तन समझ में आ गया? कोई दिक्कत? और प्रतिबिंब में वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब, विपरिवर्तन और पार्श्व विपरिवर्तन। आज बाबू हम लोग समझते हैं, बहुत बढ़िया से समझेंगे। आज हम लोग दर्पण क्या समझेंगे? अच्छा चलो, किसी के पास कड़ा है हो दो। चलिए, दर्पण मान लिया जाए ये गोलाकार भाग है, ये दर्पण है, गोल है। ये नहीं ऐसे, इसको मैं ही बता, इसको ये गोला है, ठीक ना? ये गोला भाग होता है ना दर्पण। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं दर्पण। दर्पण का क्या मतलब होता है कि चिकनी रहता है, चिकना, और इसमें प्रकाश क्या होती है? परावर्तित होती है। क्या होती है? परावर्तित। मतलब इसको हम दर्पण लिए है ना, मान लो ये दर्पण है। अच्छा, बताए थे ना बाबू कि परावर्तन माने क्या होता है? परावर्तन का संक्षिप्त रूप बताओ क्या होता है? परावर्तन, परावर्तित होना, परावर्तन होला, यानी बताना है क्या? लौटना। क्या? प्रकाश परावर्तित। जैसे मान लो हम लोग प्रतिदिन चेहरे को दर्पण में देखते हैं, तो वह दर्पण हमें साफ साफ जैसा चेहरा है वैसा ही उसमें प्रतिबिंब बनता है, दिखाई देता है ना? तो ये दर्पण जो होता है, दर्पण मुख्यतः 3 प्रकार के होता है। चलिए हम बताते हैं। ओए बाबू, दर्पण मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहले दर्पण समझ आओ कि चिकना रहता है और वह प्रकाश के परावर्तित करता है, वह दर्पण कहलाता है। दर्पण मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है बाबू समतल दर्पण। कौन सा दर्पण बाबू? समतल दर्पण होता है, सही है ना? और दूसरा होता है गोलीय दर्पण, ठीक ना? कौन सा दर्पण? गोलीय दर्पण, सही है। और तीसरा होता है बाबू परवलयिक, परवलयिक दर्पण। बाबू ध्यान दो, इधर सबसे इंपॉर्टेंट है। समतल दर्पण, गोलीय दर्पण और परवलयिक दर्पण। इसमें पहले समझते हैं समतल दर्पण। बाबू ये जो चित्र बना है ये नीचे वाला ना, ये समतल दर्पण है। समतल दर्पण का परिभाषा बाबू हो जाएगा, जिस दर्पण की परावर्तक सतह क्या हो? समतल हो। याद रहेगा, जिस दर्पण की परावर्तक सतह का हो? समतल हो, उसे क्या कहेंगे? समतल। है ना? समतल रहेगा, एकदम चिकना समतल, वह समतल दर्पण कहलाता है। और बाबू समतल दर्पण में हम लोग अपना चेहरा को देखेंगे ना तो एकदम सॉलिड दिखाई देगा। मतलब सॉलिड का मतलब अगर 2 सेंटीमीटर का नाक है ना तो उसमें भी 2 सेंटीमीटर का नाक दिखाई देगा, ठीक ना? उसमें बड़ा छोटा नहीं होता। समतल का मतलब होता है बराबर। समतल माने बराबर आकृति बनेगा, जैसा चेहरा है वैसा उसमें प्रतिबिंब बनेगा, समतल दर्पण। अब बाबू समतल समझ में आ गया ना? समतल का मतलब होता है, ओए समतल का मतलब जिस दर्पण की परावर्तक सतह क्या होती है? समतल होती है, उसको हम बाबू क्या कहेंगे? समतल दर्पण। उसके बाद परवलयिक दर्पण। परवलयिक का मतलब परवल देखा है ना, परवल। तो परवल का जो भाग होता है बाबू ऐसे होता है, परवल ऐसे होता है ना हो, इसको हम भाग काट देंगे आधा, तो ये कौन सा? परवलयिक दर्पण होगा।
तो इसका परिभाषा क्या होता है? परवलयिक दर्पण जो होता है वह पूर्णतः गोलीय नहीं होता है। क्या होता है? गोलीय नहीं होता है, बल्कि परवल के आकार का होता है। परवलयिक दर्पण पूर्णतः गोलीय नहीं होता है। क्लियर हो गया ना? हो, चलिए, समतल दर्पण हो गया, परवलयिक दर्पण हो गया। अब हम लोग समझते हैं कौन सा दर्पण? गोलीय दर्पण। चलिए बाबू, किसी खोखले गोले का भाग होता है। गोलीय दर्पण क्या होता है? किसी खोखले गोले का भाग होता है। देखो, ये खोखले गोले का एक भाग हो गया, ठीक ना? और यह क्या होता है? प्रायः रजस्थित होता है। रजस्थित मतलब होता है कलई। जैसे मान लो हम लोग जो दर्पण में हम लोग प्रतिदिन चेहरा को देखते हैं तो उसका पीछे का भाग कलई किया रहता है, अर्थात पेंट रहता है। पेंट, कलई, रजस्थित तीनों एक ही चीज है। पेंट, कलई, रजस्थित। उसमें चांदी के अंश से पेंट किया रहता है। चांदी का अंश, चांदी नहीं होता। 5 रुपए का शीशा है तो उसमें चांदी रहेगा? वो उसमें अंश रहता है। अगर मान लो ऐसा दर्पण हम लेंगे, वैसा शीशा लेंगे जिसमें प्रकाश आर पार हो, वैसा ले लेंगे तो क्या करेंगे? उसमें पेंट करेंगे, साधारण पेंट करेंगे ना। तो अगर एक साइड हम पेंट करेंगे ना तो दूसरा साइड भी पेंट हो जाएगा, वह परावर्तित हो जाएगा, मतलब पेंट हो जाएगा, उसके बाहर भी दिखाई देगा। अगर चांदी के अंश से पेंट करेंगे तो जिस सतह को हम पेंट करेंगे तो अगला सतह पेंट नहीं होगा, बल्कि इसलिए पेंट किया जाता है ताकि उसमें किसी वस्तु का प्रतिबिंब उसमें बन सके, ठीक ना? किसी वस्तु का प्रतिबिंब उसमें बन सके, इसलिए उसमें क्या करते हैं बाबू? कलई किया रहता है, पेंट करते हैं, ठीक ना? पेंट करना, रजस्थित करना या कलई करना, ठीक ना? कोई दिक्कत? तो गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का एक भाग होता है और जिसका जो एक सतह होता है रजस्थित अवश्य रहता है, ठीक ना? उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। वह जो होता है गोलीय दर्पण मुख्यतः 2 प्रकार के होता है। एक होता है, देखिए, गोलीय दर्पण में बाबू एक हो गया अवतल दर्पण, एगो हो गया उत्तल दर्पण। याद रहेगा ना? हो, एगो अवतल दर्पण और एक कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। बाबू ध्यान से देखना है। इस चित्र को हम यहां पे बनाते हैं। ओए लड़की, ये गोल है ना, गोलीय दर्पण। इस चित्र को हम बना, किसी खोखले गोले का एक भाग है। ओए, किसी खोखले गोले का क्या है? एक भाग है। और हम इसको क्या करेंगे बाबू? इसको हम ढक लेंगे। क्या करेंगे? ढक लेंगे। अगर इसको हम ऐसे ढक लिए ना, थोड़ा सा इसके अनुसार एक और चित्र बनाते हैं। चलिए, 2 चित्र बना दिए। अब थोड़ा सा ध्यान देना है, ये यहां से आधा हो जाएगा, हम इसको आधे भाग में बांट दिए और ये भी आधे भाग में बांट दिए। ध्यान से देखना है कि गोलीय दर्पण में अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का कैसे निर्माण होता है। ये जो गोलीय दर्पण है इसको भी आधे भाग में बांट दिए और इसको भी आधे भाग में बांट दिए। अब थोड़ा सा ध्यान देना है। अब क्या करना है? इसको यहां से कलई बाहर है, ये जो कलई करते हैं, जब बताया ना कलई, रजस्थित, पेंट, तो ये कलई कर दिए और इधर में ये कर दिए, इधर से ये कर दिए। कौन सा भाग? हाई वाला भाग। वाह, एक कलई किए हैं बाहर से, एगो कलई किए हैं अंदर से। अब इसी में परिभाषा है, बहुत बढ़िया परिभाषा है। देखो का, गोलीय दर्पण 2 प्रकार का होता है। एक होता है अवतल दर्पण, एक दर्पण होता है उत्तल। देखो यहां से इसको हम ढक लिए। ये कौन सा दर्पण है? इसको हम ढक लिए बाबू ना, इसको आधा ढक लिए। तो जब आधा ढक लिए ना, और इसमें जो कलई रहेगा बाहर, कलई किधर रहेगा? अगर बाहर रहेगा तो हम क्या कहेंगे? जिस दर्पण की परावर्तक सतह धंसी हुई, हाई, जिस दर्पण की परावर्तक सतह का हो, अब हम इसको छुएंगे, स्पर्श कर रहे हैं बाबू, तो धंसा हुआ है। जिस दर्पण की परावर्तक सतह का हो, धंसी हुई हो, जिस दर्पण की परावर्तक सतह धंसी हुई हो, तो हम उसको क्या कहेंगे? अवतल दर्पण। याद रहेगा? जिस दर्पण की परावर्तक सतह धंसी हुई हो उसे हम क्या कहेंगे?
और अवतल दर्पण को हम अभिसारी दर्पण भी कहते हैं, याद रहेगा। अवतल दर्पण को हम कौन सा दर्पण कहते हैं? अभिसारी दर्पण कहते हैं। कोई दिक्कत है? फिर से एक बार, ये दर्पण को ढक लिए, ये गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण को इधर ढक लिए और इसका जो कलई किया है तो बाहर की तरफ है, अंदर की तरफ नहीं है। ये किधर है? बाहर, बाहर की तरफ कलई है और इसको हम स्पर्श करते हैं। जिस दर्पण की परावर्तक सतह धसी हुई हो, जिस दर्पण की परावर्तक सतह धसी हुई हो, उसको हम कौन सा दर्पण कहेंगे? क्लियर? कौन सा दर्पण कहेंगे बाबू? अवतल दर्पण। और इसे हम अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। अब चित्र में बताओ कौन होगा अवतल? कौन होगा अवतल? ये बाहर के तरफ कलई है, इसकी परावर्तक सतह क्या है? धसी हुए, उसको हम क्या कहेंगे? अवतल। अब चलो, इसे समझ में आ गया ना। अब हम इसको बंद करते हैं, इसको ढकते हैं। अब ये खुला हुआ, अब बताओ ये खुला है तो कलई किधर रहेगा हो? कलई किधर है ना हो? कलई अंदर है, तो अंदर से उत्तल दर्पण, उठल दर्पण। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। मतलब इसका संक्षिप्त, ये तो अवतल में तो याद होगा कि जिसकी परावर्तक सतह धसी हुई हो। उत्तल दर्पण माने उठल दर्पण। उत्तल दर्पण माने उठा हुआ होता है। इसका कलई जो है अंदर है, कलई जो है किधर है? अंदर है। तो अब इसको कहेंगे जिस दर्पण की परावर्तक सतह उठा हो, उभरी हुई हो। क्या हो? उभरी। ए उत्तल दर्पण से उठल दर्पण है, उठल दर्पण से उत्तल दर्पण याद हो गया। और इसकी जिस दर्पण की परावर्तक सतह क्या हो बाबू? उभरी हुई। ओए क्या हो? उभरी हुई हो, याद रहेगा। उभरी हुई होता है, उठा हुआ होता है, उसको हम कौन सा दर्पण कहेंगे? क्लियर? अवतल दर्पण को हम अभिसारी दर्पण कहते हैं, तो उत्तल दर्पण को कौन सा दर्पण कहेंगे? अपसारी दर्पण। कौन सा दर्पण कहेंगे? कोई दिक्कत है हो? चलो अब आगे समझते हैं बाबू। जब हम बता दिए, थोड़ा सा और ध्यान देते हैं। ओए लड़की, ये गोलीय दर्पण है ना, देखो अब इसमें क्या क्या बनता है, ध्यान दो। हम क्या बताएं कि इस गोलीय दर्पण को हम आधा आधा भाग काट दिए। ए बाबू थोड़ा सा ध्यान देना है। गोलीय दर्पण को हम आधा आधा भाग काट दिए, तो आधा आधा भाग काटने से पता है क्या हुआ? यह जो है, ये जो है बाहर से कलई किया हुआ है। थोड़ा सा इसको समझते हैं बहुत विद्वत से। ये बाहर से कलई किया हुआ है और ये जो है बाबू अंदर से कलई किया हुआ है, ठीक ना। ये अंदर से कलई किया हुआ है। अब हम इसको काट दिए ना, काट दिए तो पता है क्या हुआ? एक बन गया ऐसे, एक इधर से बना देते हैं। ये बताओ कौन सा दर्पण है बाबू? ये कौन सा दर्पण है? अवतल। कैसे पता चल रहा है? इसकी परावर्तक सतह क्या है? इसकी परावर्तक सतह धसी हुई है। अब इसको ऐसे बाबू बनाएंगे ऐसे, तो इसकी परावर्तक सतह क्या है? उभरी हुई है। ये उभरी हुई है और ये धसी हुई। ये दोनों, इस चित्र को हम अलग अलग काट दिए तो एक बना अवतल, दूसरा बना उत्तल। समझ में आ रहा है ना हो? अवतल में धसल है और उत्तल में उभरा हुआ है। क्या हुआ है? उभरा हुआ। कोई दिक्कत? अब हम लोग समझते हैं बाबू। यहां पे एक केंद्र होता है, यहां पे एक केंद्र होता है। क्या होता है बाबू? केंद्र होता है। अब बताओ, थोड़ा सा यहां पे केंद्र हुआ ना, तो ये केंद्र अवतल दर्पण में केंद्र होती है सामने। ओए लड़की, अवतल दर्पण में केंद्र होती है सामने। जैसे ये अवतल दर्पण है, इसका केंद्र हो गया सामने, ठीक ना। केंद्र हुआ किधर? सामने। तो याद रखने, केंद्र अवतल दर्पण में सामने होती है और उत्तल दर्पण में जस्ट उसके विपरीत होती है। याद रहेगा, उसके क्या होती है? विपरीत। अब ध्यान दो ए बाबू, अब यहां से हम
एक रेखा खींच दिए, इस रेखा को हम लोग का नाम नहीं अभी पता है। ए बाबू ध्यान दो, इस रेखा को नाम पता नहीं है, तो बस इसमें भी एक रेखा हम खींच दिए बाबू, इसमें भी एक रेखा खींच दिए, ध्यान देना है। ओए इसमें भी एक रेखा खींच दिए, तो यहां पे देखो यहां पे होता है बीचों बीच में P, क्या होता है P, और यहां पर भी होता है P, क्लियर, यहां पर भी P होता है, ध्यान देना है। तो बाबू जब यहां पे P है, यहां पे P है, तो P को पता है क्या बोलते हैं, पोल, ध्रुव। P को क्या कहते हैं, P को बोलते हैं ध्रुव। दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, या और बढ़िया से याद कर, दर्पण के मध्य बिंदु है, ये दर्पण के मध्य माने बीच में होला, दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दर्पण का मध्य बिंदु दर्पण क्या क्या कहलाता है, दर्पण के मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव कहलाता है, इसमें भी और इसमें भी, अवतल में भी उत्तल में भी। और यहाँ पर हम बताए ना बाबू, ये केंद्र होता है, ये C हो गया, ठीक है। अब बताओ हम यहाँ पे है ना, तो ये जो है प्रतिबिंब, जब यहाँ पे कलई है, थोड़ा सा ध्यान देना है, जब हम यहाँ पे एक चित्र बनाते हैं बढ़िया से, थोड़ा सा ध्यान देना है, ये कौन सा दर्पण है बाबू, उत्तल दर्पण है ना, हो ये कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण। तो पहला क्या होता है इसमें, कलई जहां रहेगा तो प्रकाश पार करेगा, हो इसमें प्रकाश क्या होगा, ऐसे जाएगा, ऐसे प्रकाश जाता है और ऐसे लौट जाता है, ऐसे जाएगा ऐसे लौट जाएगा। लेकिन हम लोग कल्पना करते हैं कि लगता है कि यहाँ पे प्रकाश मिलता है, लेकिन वास्तव में प्रकाश जा रहा है, ये प्रकाश जा रहा है, ऐसे लौट जा रहा है, ऐसे जा रहा है, लौट जा रहा है। क्यों लौट रहा है, क्योंकि क्या किया है, कलई किया गया, ये कलई किया रहता है। तो ये अब अगर ये देखना है, ये प्रकाश जा रहा है और लौट जा रहा है, लेकिन कल्पना करते हैं कि लगता है कि यहाँ से प्रकाश गुजरे, तो यही जो बिंदु होता है C होता है, क्या होता है, यही बिंदु जो होता है C माने वक्रता केंद्र, C माने क्या होता है, वक्रता केंद्र। ये होता है इसके सामने और ये उसके होता है उसके विपरीत, हो गया ना। तो ये हम लोग कल्पना कर दिए, सही है। तो अब परिभाषा यहीं पे है, दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, ठीक ना। और ये केंद्र होता है, केंद्र समझ में आओ, किसी खोखले गोले का एक भाग होता है, और उस बिंदु जो होता है बीच में, उसी बिंदु को हम क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं बाबू। तो वक्रता केंद्र, और ये हम एगो रेखा मिला है, इसको क्या मिला है, एक रेखा मिला है, पता है कौन कौन रेखा है, C और P। तो वह इसको जो रेखा मिला है, इसका दो नाम है, इसको कहेंगे मुख अक्ष, क्या कहेंगे, मुख अक्ष या प्रधान अक्ष, क्या कहेंगे, मुख अक्ष या क्या कहेंगे, प्रधान अक्ष। समझ में आ गया ना। तो मुख अक्ष प्रधान अक्ष, इसी में परिभाषा है, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को मुख अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं, याद रहेगा। वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को मुख अक्ष और प्रधान अक्ष कहते हैं। बस इतना समझ में आ गया बाबू। हम देखो दर्पण का पूरा भाग बता दिए। दर्पण जो होता है 3 प्रकार का होता है, समतल, गोलीय और परवलयिक। और गोलीय में 2 भाग होता है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के कैसे निर्माण हुआ, इस चित्र के अनुसार समझ में आ गया। और अवतल उत्तल में वक्रता जो मुख्य बिंदु होता है, जिसको हम वक्रता केंद्र बोलते हैं, जो केंद्र होता है वक्रता केंद्र कहाँ होती है इसको भी बता दिए, ध्रुव कहाँ होता है उसको भी बता दिए, ठीक ना। कोई दिक्कत है बताओ, किसी को कोई दिक्कत है? हो चलिए, समझ में आ गया ना।